हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें आयशा सोचने लगती है कि अभी तक तो निधि ने समर की दवाइयाँ बदल दी होगी। समर भी दवाइयाँ लेकर के शूटिंग के सेट पर पहुंच जाता है और सेट पे हो रही आवाज़ों से इरिटेट हो रहा होता है। तभी वहाँ के वर्करों को डांटने लगता है और कहता है इतनी आवाज़ करना जरूरी है क्या, जरा संभाल करके काम करो। आयशा भी समर को देख करके सोचने लगती है कि दवाइयों का असर हो रहा है, इसलिए तो थोड़ी सी आवाज़ में इतना हाइपर हो रहा है। वो समर के पास जाकर के उसे समझाने लगती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, और उसे बताती है कि क्रेन में कुछ खराबी आ गई थी तो टेक्नीशियन उसे ठीक कर रहा है। तुम ये सब छोड़ो और यहाँ आकर के बैठो आराम से, मैं अभी अपना शॉट दे करके आती हूँ। सुन करके समर वहाँ बैठ जाता है। तभी समर का ध्यान दूर बैठी हुई लक्ष्मी पर जाता है। उधर आयशा अतुल से सीन समझ करके टेक देने के लिए तैयार हो जाती है और अपने आदमी को इशारा करती है। तभी उसका आदमी जाकर के लक्ष्मी से कहने लगता है कि नैना जी, आप थोड़ा सा साइड में बैठ जाएंगे, मुझे यहाँ पर लाइट्स रखवानी है। नैना की चेयर को खसका करके क्रेन के नीचे रख देता है। जाते जाते क्रेन का स्क्रू समर के पाँव के पास रख करके चला जाता है। इधर आयशा भी अपने सीन शूट करने में लग जाती है, जिसमें वो इंस्पेक्टर बन करके सुल्तान को टॉर्चर कर रही होती है और उससे कहती है कि बोल सुल्तान, ड्रग्स कहाँ पर छुपाए रखे, तेरे सारे साथियों ने मुंह खोल दिया है, उन सबके बयान है हमारे पास, तू भी अपना मुंह खोलता है या हम खुलवाएं, और उसे मारने लगती है। उधर समर का ध्यान अपने पैरों के पास पड़े हुए स्क्रू पर जाता है। वो उसे उठा करके देखने लगता है और स्क्रू को देख करके पहचान जाता है कि ये स्क्रू जरूर क्रेन का है। तभी उसका ध्यान नैना के ऊपर जाता है जो ठीक क्रेन के नीचे बैठी होती है। समर सोचने लगता है लक्ष्मी को क्रेन के नीचे क्यों बिठाया है, क्रेन के नीचे कोई बैठता है क्या, उसे कुछ हो गया तो। तभी अतुल भी कुशाल से कहता है कि अगले शॉट के लिए क्रेन रेडी है या नहीं, एक बार चेक कर लो। कुशाल भी जाकर के टेक्नीशियन से पूछने लगता है। टेक्नीशियन भी क्रेन को चला करके देखने लगता है। तब समर को भी आयशा की कही हुई बात याद आती है कि क्रेन में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए टेक्नीशियन ठीक कर रहे हैं। वो लक्ष्मी का नाम चिल्लाते हुए दौड़ करके लक्ष्मी के पास जाता है और उसे क्रेन के नीचे से हटाने लगता है। वहां से खींचते हुए क्रेन के नीचे से अलग कर देता है। ये देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। लक्ष्मी समर को डांटने लगती है और कहती है कि क्या कर रहे हो, पीछे हटो। धक्का दे करके उसे पीछे कर देती है। समर भी कहने लगता है लक्ष्मी तुम ठीक तो हो ना। लक्ष्मी कहती है कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी लक्ष्मी नहीं हूँ, मेरा नाम नैना है। समर कहता है कि तुम्हें पता है तुम पर क्रेन गिरने वाली थी। अतुल कहता है क्या बकवास कर रहे हो, क्रेन तो बिल्कुल सही है। तभी आयशा भी वहां आकर के पूछने लगती है क्या हुआ? लक्ष्मी भी आयशा से कहने लगती है दिमाग खराब हो गया है इनका, इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाइए और इनका इलाज कराइए। आयशा समर को समझाने लगती है समर तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं शॉट खत्म करके आती हूँ और फिर उसके बाद में हम घर चलेंगे। समर को वहां से भेजने के बाद में आयशा लक्ष्मी से कहने लगती है कि लक्ष्मी तुम जानती हो ना कि समर की हालत खराब है, तुम्हें इस तरह से उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। तभी अतुल भी आकर के लक्ष्मी को वहां से लेकर के चला जाता है। ये सब देख करके आयशा बहुत खुश हो रही होती है और अपने मेकअप रूम में जाकर के सोचने लगती है कि समर का पागलपन तुम्हें जीने नहीं देगा लक्ष्मी, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरा सबूत हो, और कब तक छुपाओगी तुम। तभी उसे अपने मेकअप रूम में से कुछ बदबू आने लगती है। वो अपने रूम में चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे रूम में गंदगी पड़ी हुई दिखाई देती है। वो आवाज लगा करके लोगों को बुलाने लगती है। तभी उसका ध्यान वहां पे रखे हुए सामान के नीचे जाता है। वो कपड़ा हटा करके देखने लगती है। उसके नीचे एक खतरनाक कुत्ता होता है। कुत्ता भी आयशा को देख करके भौंकने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। आयशा उसको देख करके भागने लगती है और मेकअप रूम से निकल करके तेजी से बाहर की तरफ भागती है। आयशा को भागता हुआ देख करके कुत्ता भी उसके पीछे लग जाता है और बाहर पार्किंग में दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से टकरा करके फ्लोर पे गिर जाती है और उसे चोट आ जाती है। कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है। तभी कुत्ते का ऑनर आकर के उसे लेकर के चला जाता है। भी लोग आयशा को गिरा हुआ देख करके दौड़ करके उसे उठाने लगते हैं और चेयर पे बिठाते हैं। आयशा को बहुत दर्द हो रहा होता है। अतुल भी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। ये सब दूर खड़ी लक्ष्मी देख करके खुश हो रही होती है। उसके बाद आयशा को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर भी माना और समर को समझाने लगते हैं कि घबराने वाली बात नहीं है, मामूली सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, आयशा को घर लेकर के जा सकते हैं। माना और समर हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर करंट पहुंच जाता है और आयशा से पूछने लगता है कैसा लग रहा है आयशा दी, आपकी तो हालत बता रही है कि आपको बड़ा बेकार फील हो रहा है। और आयशा को याद दिलाने लगता है कि ऐसे ही फ्रैक्चर का नाटक करके आपने वो टूटा हुआ फिश टैंक देकर के उसकी उंगली से खून निकलवा दिया था आपने, फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई थी तो उस पे कुत्ते को छोड़ दिया था। के मुहूर्त पे आपने कौन सा डायलॉग मारा था कि जैसा गुनाह वैसी सजा, अब तेरी बारी। ये डायलॉग तो बहुत ही अच्छा था दी। आयशा भी करण की बातें सुनकर के गुस्सा करने लगती है और उठने की कोशिश करने लगती है। करण कहता है क्या कर रही है दी, फ्रैक्चर, ज्यादा जोर मत लगाइए। आयशा कहती है बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने, अब तुम लोगों को ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। करण भी कहता है कि मुझे तो लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, लेकिन आप तो अभी भी बदला लेने की बातें कर रही है। लेकिन आयशा कहती है तुम्हें जितना भी जश्न मनाना है ना मना लो, लेकिन इसके बाद में तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। करण भी कहता है फिलहाल तो ये मौका है कि आप हार गई है और हमारी डील के अनुसार जो भी हारेगा उसे अपनी एक चीज छोड़ना पड़ेगी कुछ दिनों के लिए। तो आयशा दी आप तैयार है अपनी पहली कुर्बानी देने के लिए? आयशा भी पूछने लगती है क्या चाहते हो तुम? करण कहता है कि अभी तो इतना बड़ा मौका मिला है, ये तो सोच समझ करके ही मांगना पड़ेगा।
मौका रोज रोज तो नहीं आता है ना, और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी रुक जाता हूँ, सही समय पर आने पर ही मांगूंगा। आपको पता है दशरथ और केकई की कहानी। जान बचाने के बाद दशरथ ने केकई से वादा किया था कि वो जो भी मांगेगी उसे मिल जाएगा, लेकिन केकई जी ने उस समय कुछ भी नहीं मांगा और अपना वरदान बचाए रखा, और समय आने पर उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, और सोचता है क्या पता बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए, क्योंकि कल आपके कोर्ट की हियरिंग है। हो सकता है कि आपको लक्ष्मी के मर्डर केस में आपको 14 साल का वनवास मिल जाए, और नहीं मिला तो मेरे पास तो मेरा मौका है ही ना, और वहां से चला जाता है। उधर लक्ष्मी हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठी करण के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी समर भी हॉस्पिटल के बाहर आकर के नेटवर्क सर्च करते हुए कॉल करने लगता है। लक्ष्मी अपनी कार के कांच में समर को देख रही होती है। समर भी फोन करके अपनी टैबलेट से निकाल करके खाने ही वाला होता है, तभी उसको धक्का लग जाता है और उसके हाथ से गोलियों की बोतल छिट करके कार के नीचे चली जाती है। समर अपनी गोलियों की बोतल ढूंढने लगता है, लेकिन गोलियों की बोतल कहीं भी नहीं दिख रही होती है। गोलियां नहीं दिखने से वो बेचैन होने लगता है। ये सब लक्ष्मी भी देख रही होती है। तभी अस्पताल के बाहर की पब्लिक समर को पहचान जाती है और सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। लक्ष्मी भी ये सब देख करके सोचने लगती है कि इतनी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन समर फिर भी जाने के बजाय यहीं पर बोतल ढूंढ रहा है। ये आखिर बोतल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बिहार करके अपने डीलर को फोन करता है और कहता है मेरी गोलियों की बोतल गिर गई है, मुझे गोलियां चाहिए, और वहां से चला जाए। के जाने के बाद में लक्ष्मी भी कार से उतर के कार के नीचे पड़ी हुई गोलियों की बोतल उठा करके देखने लगती है, और देख करके चौंक जाती है और कहती है ये तो एंटी डिप्रेशन पील्स है, ये तो नशे की गोलियां हैं, इसका मतलब समर इसके लिए बेचैन हो रहा था। तभी उसे याद आने लगता है कि समर ने अतुल के साथ जो झगड़ा किया था वो सब इन गोलियों के कारण किया था। लक्ष्मी कहने लगती है कि अब समझ में आया कि राज के बर्ताव में इतना बदलाव क्यों आ गया है इन गोलियों के कारण। और घर जाकर के करण से कहने लगती है कि समर को नशे की लत लग गई है, और ये सब मेरे कारण है। पता है करण सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सड़क पर इतने लोगों की भीड़ में, सिर्फ अपनी गोलियों की बोतल ही ढूंढ रहा था। उसे नशे की लत लग गई है करण सर, और इसका कारण मैं हूँ। करण भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है। तभी करण कहता है कि वो नशे की गोलियां नहीं है, वो एंटी डिप्रेशन पिल्स है। ये सुनकर के लक्ष्मी भी चौंक जाती है और करण से पूछने लगती है कि आपको कैसे पता। करण भी कहने लगता है कि मैंने उसे उस दिन सड़क पर देखा था, वो किसी डीलर से दवाइयां ले रहा था। लक्ष्मी भी कहने लगती है कि आपको पता था कि राज नशे की गोलियां ले रहा है, लेकिन फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला। करण भी कहने लगता है कि मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला, तो सिर्फ छुपाया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लोगी, तुम इसी तरह से रिएक्ट करोगी, तो फिर हमारा मिशन भी तो बर्बाद हो सकता था ना। लक्ष्मी कहने लगती है कि आपको तो अपने मिशन की पड़ी है, राज के साथ कुछ भी हो जाए आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तो सब कुछ अपना मिशन ही। आंख बंद करके मैंने आप पर विश्वास किया करण सर, लेकिन आपने इसकी कोई भी परवाह नहीं की। इस तरह से आयशा जी ने राज का इस्तेमाल किया ना, उसी तरह से आपने मेरा भी इस्तेमाल किया। आप दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। और कहती है कि अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं जाकर के राज को सब कुछ सच बता दूंगी, और वहां से जाने लगती है। तभी करण कहता है यही तो चाहती है आयशा दी, चाहती है कि तुम जाकर के समर के सामने कमजोर पड़ जाओ और सब कुछ सबके सामने आ जाए। और लक्ष्मी को समझाने लगता है कि कल कोर्ट की हियरिंग है, तुम्हें तो पता है ना कि हम अपना बदला लेने के बहुत करीब है। लक्ष्मी भी कहने लगती है आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना, राज जिए या मरे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।